पिछली बार हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के हम लोग उत्तर देंगे। तो देखो, थोड़ा सोचो क्या है। परमाणु में कितने प्रकार के उपपरमाणविक कण होते हैं? कितने होते हैं? आपने देखा, अभी मैंने नाम लिए तीनों के। क्या क्या लिया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो कितने प्रकार के उपपरमाणविक कण हो गए? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है 3 प्रकार के। ये सभी प्रश्न आपको आपके क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है, अब कौन से उपपरमाणविक कण आवेश युक्त होते हैं? फिर से एक बार, कौन से उपपरमाणविक कण आवेश युक्त होते हैं? अब आवेश युक्त यानी धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो धन आवेश किस पर होता है? चलो बताओ। यस, प्रोटॉन पर होता है। और ऋण आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता। सो कौन से उपपरमाणविक कण हैं जो आवेश युक्त है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? ओके, चलो अब तीसरा प्रश्न। नाभिक में कौन से उपपरमाणविक कण होते हैं? नाभिक में कौन से उपपरमाणविक कण होते हैं? कल आपको चित्र दिखाया था, बराबर है। उस चित्र में मैंने क्या दिखाया था? क्या होता है नाभिक के अंदर? चलो बताओ तो सही। नाभिक के अंदर, हाँ बराबर, क्या होगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। ठीक है, तो नाभिक में कौन से कण, उपपरमाणविक कण होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो शाबाश। अब आगे चलते हैं। आगे में देखेंगे कि चौथा प्रश्न, नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं ये सब? नाभिक के चारों ओर जो परिभ्रमण करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होते हैं, परंतु उनको कोई ऐसी फिक्स जगह नहीं है। ठीक है, उनको कोई ऐसी फिक्स जगह नहीं है कि जहां पर वो घूमते हैं। वो सिर्फ नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। और उनके और नाभिक के बीच में क्या होता है? खोखली जगह होती है। बराबर है, तो याद आया आपको कुछ ना? और वो एक विशिष्ट कक्षा में घूमते हैं। कहाँ पर घूमते हैं? विशिष्ट कक्षा में। तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि वे विशिष्ट कक्षा में घूमते हैं। ये देखो, ऐसे विशिष्ट कक्षा में घूमते हैं। अब मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, विशिष्ट कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, तो मैंने अब ये चारों प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए। अब ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जैसे हमने पिछली बार देखा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यह नगण्य होता है। नगण्य यानी क्या? बहुत ही कम, है ना, मतलब ना के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यतः उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो पिछली बार हमने चित्र देखा था जिसमें मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाया था। तो पूरा द्रव्यमान किसके कारण होता है? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अब परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी एकत्रित संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। द्रव्यमानांक क्या है? ठीक है, इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं। और हमने कल देखा, लास्ट टाइम देखा था एटॉमिक नंबर, जिसको Z से दर्शाते हैं। दैट इज पर, उसको हम परमाणु क्रमांक, और ये परमाणु द्रव्यमानांक। तो परमाणु द्रव्यमानांक क्या है कि नाभिक में एक हाइड्रोजन छोड़कर नाभिक में, हर एक के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उनकी संख्या, एकत्रित संख्या को क्या कहते हैं हम? यस, उसको परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वो हम लोग देखते हैं, फिर बाद में मैं आगे का बताता हूँ। तो अब ये देखो, ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन को ये 12 जो नंबर है, 12 मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के उसमें 12 नंबर आए हैं, ये वाले।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर ये 12 नंबर आए हैं। तो अर्थात क्या हो गया कि परमाणु द्रव्यमानांक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार इस परिभाषा को हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं तथा इसके सिंबल के बारे में भी देखते हैं कि उसके कौन से निर्देशांक से इसको दिखाते हैं। ठीक है, देखो अभी अब यहाँ पर है परमाणु द्रव्यमानांक, यह ए, कैपिटल ए या बड़े ए से दर्शाते हैं। हमने देखा था परमाणु क्रमांक Z द्वारा दर्शाते हैं और परमाणु द्रव्यमानांक ए द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, परमाणु संकेत क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक ये एकत्रित रूप से चिन्ह में दर्शाने की पद्धति नीचे दी गई है। ये देखो यहाँ पर दी है, ये इसको पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, संकेत। ठीक है, ये संकेत है, इसके ऊपर होगा ए परमाणु द्रव्यमानांक और नीचे होगा Z। मतलब कि जैसे यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया कार्बन का, तो कार्बन को पहले हम लोग C लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, इसके ऊपर ए यानी परमाणु द्रव्यमानांक। ठीक है, और Z मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक। तो इस प्रकार दर्शाते हैं उसको। तो ये A और Z, तो A C Z ऐसे ध्यान में रखना है, या A संकेत Z। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि कार्बन का, ये देखो कार्बन 6, तो 12 कार्बन 6, तो किसमें इसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना है, 12, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और इसका संकेत क्या है, C। तो कार्बन को इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, ये जो 12 क्रमांक है, ये 12 क्रमांक किसके कारण है, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। किससे है वो, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अब ये जो 6 है, ये 6 यानी क्या है, 6 यानी 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है। ठीक है, तो देखो अभी, तो ये सूत्र हो गया कि 12 बराबर P जमा N, 12 बराबर P जमा N। बट P का मान मालूम है आपको 6, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे मान प्रस्थापित करो, तो क्या होगा, तो 12 बराबर 6 जमा N, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे तो भी आएगा आपको 12 बराबर 6 जमा N। N मतलब न्यूट्रॉन, तो अभी हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो ये 12 जमा 6 न्यूट्रॉन। तो अब क्या करेंगे, ये 6 को इस तरफ लेके आओ, तो कितना हो गया, 12 घटा 6 बराबर न्यूट्रॉन। 12 घटा 6 कितने हो गए, 12 घटा 6 हो गए 6, तो आपके पास कितने न्यूट्रॉन आ गए अभी, 6 न्यूट्रॉन। तो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो ये देखो यहाँ पे करके दिखाया है उन्होंने। अब मैं ये मिटाता हूँ, ये समझ में आया आपको। फिर से एक बार देखो, ये 12 जो है ये P जमा N है, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन मतलब कितने प्रोटॉन है, तो ये जो 6 है, Z बराबर 6, ये जो 6 है ये प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है, पिछली बार हमने देखा था। तो ये 6, तो अब ये 6 का मान यहाँ पे प्रस्थापित करोगे, तो 12 बराबर, यहाँ पे लिखा था मैंने 12 बराबर 6 जमा N। अब क्या करो, 12 घटा 6 करो बराबर N, तो N बराबर कितना हो गया, 6। तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन है तथा 6 ही न्यूट्रॉन भी है। कौन सा तत्व है ये तत्व है कार्बन। ठीक है, समझ में आया आपको ये सब। तो चलो अभी पढ़ के देखते हैं। इसका अर्थ है कार्बन का परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या 6 और कार्बन का परमाणु वस्तुमानांक 12। ये इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कार्बन के नाभिक में 12 घटा 6 अर्थात 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, समझ में आया ये। तो इसी प्रकार हम आगे के उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने दिया है, थोड़ा सोचो। ठीक है, फिर से एक बार जरा सोचने की संधि दी है तुमको, तो अभी थोड़ा सोचेंगे हम लोग क्या है। ऑक्सीजन का संकेत O है, तो पहले यहाँ पे O लिखो यहाँ पर। ठीक है, इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। अब 8 प्रोटॉन है तो Z बराबर कितना हो गया, तो ये जो नाभिक में जितने प्रोटॉन है वो मतलब Z हो जाएंगे, बराबर। तो क्या हो जाएगा, Z। तो 8 Z उसमें प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 8। तो आपको यहाँ पर ये Z जो है वो यहाँ पर लिखना है, परमाणु क्रमांक हो गया 8। अब न्यूट्रॉन कितने हैं,
8, मतलब प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, यानी 8 जमा 8, 8 जमा 8 कितना हो गया, बोलो, 8 जमा 8 बराबर 16, है ना। तो इसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना हो गया, 16, तो आपको यहाँ पे लिखना है 16। तो इस प्रकार आपको ऑक्सीजन को दर्शाना है कि 16 ऑक्सीजन 8, ठीक है। इस आधार पर आपको ये लिखना है कि किस प्रकार आप ऑक्सीजन को दर्शाओगे। तो ये देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को दर्शाया, ये आपको लिख के निकालना है, अपनी क्लास वर्क में लिखना है ये बाकायदा, ठीक है। समझ में आया? ओके, अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पिछली बार हमने देखा था जितने जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें परमाणु क्रमांक 6 है, यानी ये क्या हो गया, 6 मतलब Z हो गया, बराबर है, 6 मतलब Z हो गया। Z क्या दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके, बराबर 6। समझ में आया? फिर से एक बार देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, यानी Z बराबर 6, Z यानी क्या दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6, तो जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन यदि 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। समझ में आया? चलो अब आगे देखो, आगे क्या दिया है, सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी ऊपर के प्रश्न से जरा संदर्भ रखकर आपने उत्तर देना है। सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हुआ, अभी मैंने क्या कहा था, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन हो गए, बोलो तो, चलो जल्दी। हाँ, सोडियम में भी कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 11, और 11 इलेक्ट्रॉन दिए हैं उन्होंने, तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन कितने मिलेंगे, 11। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, Z बराबर 11, कितना हो गया, Z बराबर 11, ठीक है। चलो आगे का प्रश्न, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक 12 और 24 है, तो चिन्ह द्वारा तुम इसे कैसे दर्शाओगे। अब मैग्नीशियम Mg, तो इसका संकेत क्या है, Mg, ऐसे कैपिटल में M और स्मॉल g, ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12, तो 12 कहां पर आएगा, हमेशा नीचे आएगा यहाँ पर। और 24 क्या है उसका परमाणु द्रव्यमानांक, तो आपको 24 यहाँ पर लिखना है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आप संकेत द्वारा दर्शा सकते हो। तो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है, क्या क्या पता चलता है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, और कितने न्यूट्रॉन है, वो भी हमको इससे पता चल जाता है, ठीक है। समझ में आया ये? अच्छा, तो ये लिख के लेना है आपने। अब आगे देखो, अब आगे क्या है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमानांक 20 और 24, अब ये 24 नहीं है, यहाँ पर ये 40 है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है 40, सॉरी, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। तो ये कितना है, इधर 40 है, 24 नहीं है, वो गलत लिखा है। तो आप भी अपने क्लास वर्क में उसको कट करिए और वहाँ पे लिखिए 40। तो बोलो, अब आगे का प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो इस आधार पर कैल्शियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। देखो, अब ये 20 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है, मतलब A बराबर कितने हो गए, A बराबर 20 हो गए, ठीक है। अब Z बराबर कितना दिया है आपको, Z बराबर 40 दिया है, तो Z बराबर 40, तो N बराबर कितना हो जाएगा आपका, N बराबर हमेशा सूत्र ध्यान में रखो ये कि N बराबर 40 या Z घटा A, Z घटा A। अब Z कितना है, Z है 40, तो आपको यहाँ पे लिखना है 40 घटा 20। तो बोलो अभी न्यूट्रॉन कितने हो गए 40 घटा 20 करने के बाद, हाँ
तो n बराबर हो गया कितने 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 20। तो ये आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है कि न्यूट्रॉन 20 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो उत्तर कितना आया 20। समझ में आया। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर थोड़ा सोचो कि ये 4 प्रश्न हल किए और ये थोड़ा सोचो में कि 5 प्रश्न हल किए, और ये चारों प्रश्न और ये पांचों प्रश्न आपने अपनी क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछो या अपने डाउट्स वहां पर लिखो। ठीक है, और अच्छे से इसको लिखना है। धन्यवाद।